नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। आज हम भारतीय संविधान का भाग 2 करते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, ये प्रावधान जो होगा 5 से 11 तक अनुच्छेद में है, तो हम 5 से 11 तक 1 बाय 1 अनुच्छेद करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शब्दावली, कुछ टर्म्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता लागू है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता लागू है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप, स्विट्जरलैंड एकमात्र देश जहां पर तिहरी नागरिकता या ट्रिपल सिटीजनशिप लागू है। एकल नागरिकता का क्या मतलब हुआ, हम सब जैसे भारत के नागरिक हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नागरिक हम भारत के हैं, उत्तर प्रदेश के हम नागरिक ना होकर निवासी हैं यहाँ के। जैसे आपने देखा ना कि प्रमाण पत्र जब बनता है, सर्टिफिकेट, वो हमारे मूल निवास का बनता है। उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं और भारत के हम नागरिक हैं। ऐसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता से मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई अमेरिका की नागरिकता लेना चाहेगा, एक तो सबसे पहले यूएसए की मान्यता उसको मिलेगी, दूसरा वो किस राज्य में रहना चाहता है, मसलन वो टेक्सास में रहना चाहता है, तो उसके 2 प्रमाण पत्र बनेंगे, 2 सर्टिफिकेट बनेंगे, एक तो यूएसए का बनेगा और एक उसका टेक्सास का बनेगा। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता, एक तो स्विट्जरलैंड पूरी कंट्री का बनेगा, सेकंड नंबर संबंधित राज्य का बनेगा कि वो किस देश में रहना चाहता है। थर्ड, एक संबंधित म्युनिसिपल बोर्ड, जो ये होती है नगर पालिकाएं या नगर निगम होगा, एक उसका नगर निगम का अलग से सर्टिफिकेट या म्युनिसिपल बोर्ड का बनेगा, तो वहां पर तिहरी नागरिकता। एक बार फिर से रिपीट करता हूं भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता। ठीक है ना, समझ रहे ना आप, ये आप बता देना अगर समझ नहीं आए तो। खैर, ओके, एक इससे पहले कुछ वर्ड्स हैं, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, इनके बारे में आप समझिए। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन कैसे, कि जिनकी नागरिकता तो भारतीय है लेकिन वो किसी काम से या किसी और नौकरी जॉब करने के लिए कहीं विदेश में गए हैं, तो वहां पर वो सिटीजन इंडियन रहेंगे, है ना, लेकिन यहाँ की उस टाइम पर वो काम नहीं किया। जब विदेश में रहेंगे तो वोट भी नहीं डाल सकते। अगर हाँ वो विदेश से भारत में आ जाए अब वोट डालेंगे, यानी कि यहाँ के सिटीजन वो। और ये पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे भारतीय मूल के निवासी, ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं या जिनके यहाँ पर पूर्वज भारत में जन्मे थे, उनके पिता, माता पिता या फिर पिता में से कोई भारत में जन्मा है लेकिन वो किसी कारण से विदेश चले गए और वहीं पर उन्होंने विदेशी नागरिकता धारण कर लिए कि वो क्या हो जाएंगे, पीआईओ। लेकिन वर्तमान में 2020 में जो चल रहा है ना, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या होते हैं, ये भी दोहरे नागरिक होते हैं, ये भी सेम कंडीशन है। तो इनका मीनिंग ये था कि बहुत पहले कानून बनाया था भारत सरकार ने कि उनमें पर्टिकुलर 16 कंट्रीज थे, 16 देश थे, जो इन 16 देशों में 16 कंट्रीज में भारतीय लोग रहते हैं, उनको दोहरी नागरिकता दी गई, ड्यूल सिटीजनशिप दी गई। वो भारत में यहाँ पर ये आर्थिक कार्य कर सकते हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। उसके बाद में फिर दूसरी सरकार बनी, उसने कानून बनाया कि 25 देशों में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनको भारत की दोहरी नागरिकता मिल जाएगी। दोहरी नागरिकता, याद रखिएगा, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। लेकिन वर्तमान में ओसीआई लागू है ना, ओसीआई कार्ड बनता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशों में। ओवरसीज का मीनिंग आप समझिए, देखना, जैसे हम बोलते हैं विदेश, तो विदेश के लिए इंग्लिश में कई वर्ड है, फॉरेनर्स भी बोलते हैं, फॉरेन, एलियन भी बोलते हैं, हालांकि एलियन दूसरे ग्रह से आने वाले इंसान को बोलते हैं, किसी भी क्रिएचर को, है ना। इंग्लिश के जो वर्ड दिया गया कि एलियन विदेशी को दिया गया है उसमें। खैर, एक हो जाएगा उसमें ओवरसीज, एक कंटिनेंटल, यानी कि फॉरेनर, एलियन, ओवरसीज और कंटिनेंटल, इन सब का मतलब विदेशी होता है। इनमें डिफरेंस देखिएगा आप। कंटिनेंटल क्या होंगे, ऐसे विदेशी जो एक महाद्वीप को पार करके दूसरे महाद्वीप में गए हों, है ना। मतलब हम यहाँ से एशिया से हम यूरोप के देशों में चले जाएं, कंटिनेंटल। ओके, नेक्स्ट एक होता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो एक ओवरसीज को, एक महासागर को पार करके किसी दूसरे देश में गए हैं। हम यहाँ से अफ्रीका के देश में पहुंच जाए, हमें उस कंटिनेंट पार, सॉरी, ओवरसीज पार करने पड़ेंगे, हमें यहाँ का महासागर पार करना पड़ेगा। तो जो महासागर पार करके जाता है ओवरसीज, जो महाद्वीप पार करके जाता है कंटिनेंटल, और जो सिंपल एक लैंग्वेज में वर्ड है उसके लिए आ जाएगा फॉरेनर, है ना। इंग्लिश की डिक्शनरी में कहीं पर एलियन भी दिया, जबकि एलियन दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणी को बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ये इसके लिए वर्ड्स यूज किए गए हैं। खैर,
दोहरी नागरिकता उन लोगों को प्राप्त है जिनके माता पिता पितामह भारत में जन्मे हैं लेकिन वो विदेश में अब रहने लगे, उनको ओवरसीज कहेंगे, तो इन्हें ये अधिकार नहीं होगा। सॉरी, देखना बच्चों एनआरआई के बारे में, ये तो आपके समझ आया ना, जो 2-3 चीजें बताई हैं आपको, एक तो एनआरआई, एक पीआईओ और एक ओसीआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और थर्ड वन आ जाएगा इसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तीनों ही हैं, ये तीनों हैं जो विदेश में रहते हैं भारतीय। इनमें ये 2 भारतीय जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप बदली है, और ये ऐसे जिनकी सिटीजनशिप, जिनकी नागरिकता अभी भारतीय है लेकिन ये विदेशों में चले गए, वहीं पर बस गए, वहीं की नागरिकता ले ली। आपको कुछ भारत के प्रमुख व्यक्तियों के नाम लिखवाएंगे जिन्होंने अपनी नागरिकता चेंज की है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। खैर, विदेश में जब हम जाते हैं कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, हालांकि ये आर्टिकल में नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ फिर भी आपको। एक पासपोर्ट बनता है सबसे पहले तो हमारे, एक पासपोर्ट होता है, एक वीज़ा होता है ना, VISA, फुल फॉर्म विजिटर इंटेंशन स्टे इन एब्रोड। एक बार फिर से, विजिटर इंटेंशन स्टे इन एब्रोड, अभी नोट्स में आपको लिखवाएंगे। तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले तो एक पासपोर्ट होना चाहिए, एक वीज़ा स्टैंप होना चाहिए हमारा। पासपोर्ट भारत में 3 प्रकार के हैं, है ना, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक होता है, ऑफिशियल होता है। 3 कलर के, एग्जाम में पूछा गया भारत में किस कलर के या क्यों कौन कौन से होते हैं, तो 3 तरह के। जो हमारा ऑर्डिनरी होता है, सामान्य पासपोर्ट होता है, वो डीप नेवी ब्लू कलर का बनता है। जो डिप्लोमेटिक होता है राजनयिक लोगों के लिए, जो डिप्लोमेटिक राजनयिक लोग होते हैं उनका मैरून कलर का होता है, मैरून कलर कत्थई रंग का होता है। थर्ड वन जो हो जाएगा ऑफिशियली, है ना, कोई सरकारी विजिट पर ऑफिशियली विदेश में अगर जाते हैं, तुरंत उनको जाना पड़ जाता है किसी काम से सरकारी, उनका व्हाइट कलर का होता है। तो डीप नेवी ब्लू साधारण प्रकार का, मैरून कलर का डिप्लोमेटिक राजनयिक होता है, और थर्ड इसमें आ जाएगा व्हाइट कलर का हो जाएगा ऑफिशियली है। आया ना समझ में? तो सबसे पहले तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, 3 प्रकार के पासपोर्ट। एक हमारे पास वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट जब बनेगा पासपोर्ट पर एक वीजा स्टैंप होता है, VISA, विजिटर इंटेंशन स्टे इन एब्रोड, ये स्टैंप होता है, इसको दूतावास करता है। मान लीजिए हमें अमेरिका किसी देश में जाना है, तो अमेरिकन जो दूतावास है, एम्बेसी, वो उसको स्टैंप करेगी, हमारे पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंप कर देगी, उसको चिपका देगी, चस्पा लग जाएगा। अब तो ऑनलाइन सिस्टम होने लगा। खैर, एक हमारा वीजा कार्ड एक और भी होता है, जैसे VISA, ये ATM होता है हमारा एक प्रकार का। ATM के कई हैं, उसमें मास्टर कार्ड है, मिस्टर सेरस है, या कौन सा है वीजा। ये वीजा कार्ड कैसा होगा? जो ATM है, स्टेट बैंक का जैसे ATM, मेरे पास भी एक वीजा कार्ड है। इसका ये मतलब हुआ अगर हम विदेश में जाने लगे तो हमारा यही जो ATM होगा वीजा कार्ड वाला, ये वहाँ पर काम करेगा। इसमें हमें एक बोर्डिंग जब होती है ना, एयरपोर्ट पर अगर आप कभी गए हो, वहाँ पर एक बोर्डिंग होती है, यानी कि लैंड होने से पहले या ये जब फ्लाइट का टाइम होता है उससे पहले बोर्डिंग होगी। बोर्डिंग में हमें सब ये डिटेल देनी पड़ती है, हमारा पैसा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मसलन अगर हम अमेरिका में जाते हैं, हमारे अकाउंट में मान लीजिए 70 लाख है, उसमें 70 लाख रुपये हैं, जब हम उसको एक्सचेंज कराएंगे तो हमारे उसी कार्ड में वो धनराशि $1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। मान लीजिए अगर $1 70 रुपये का चल रहा है तो 70 लाख रुपये हमारे अकाउंट में है। जब हम विदेश में जाएंगे अमेरिका में, तो वहाँ पर वो 1 लाख शो करेगा और हमारा यही ATM वहाँ पर काम कर देगा ऐसा, इसलिए इस पर वीजा कार्ड होता लिखा हुआ है ना। तो ये वीजा कौन सा है? जो हमारे पासपोर्ट पर लगता है, और ये वीजा कौन सा है? ATM पर लगता है। जो अब ज़्यादातर बैंक से ये ATM ज़्यादा करने लगे वीजा कार्ड। वीजा कार्ड ये इंटरनेशनली होता है, आया ना समझ बच्चों। एक होता है फेमा और फेरा, इसके बारे में भी समझिए आप। ये FERA फेमा से फेरा। IAS में क्वेश्चन आया बच्चों, मेंस में। राइट शॉर्ट नोट ऑन फेरा टू फेमा, एक टिप्पणी लिखिए फेरा से फेमा। फुल फॉर्म क्या हुई? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसकी क्या हो जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये काम नहीं करता ऊपर वाला, ये अभी भी अस्तित्व में रहता है। कि इसका मीनिंग क्या हुआ? जब हम विदेश में जाते हैं किसी भी वीजा पर किसी देश की, तो अगर हमारे पास में $5000 से अधिक की धनराशि है, हम उसको साथ लेकर जाएंगे, तो हमें फेमा को अलर्ट करना पड़ेगा। वो उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि इसके पास ये पैसे कहाँ से है, ये क्यों लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, है ना, ये इनकम टैक्स देता है नहीं, तमाम चीज़ें हैं जो भी लिखा पड़ी। तो ये एक विदेशी मामले से संबंधित होता है, इंटरनेशनली कानून होते हैं कि ये भी समझ में आ रहा है ना ये सब कुछ। कभी आप ये समझ रहे हो कि अनुच्छेद 5 में तो नहीं है, तो कहीं वाइड निकल गए हम। नहीं, नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इसकी कंपेयर आप एग्जाम से मत कीजिएगा, आपको नॉलेज मिल रही, नॉलेज अपनी बढ़ाइए, है ना। फिर प्रैक्टिस करेंगे इस पर बार बार। एक ये थ्रू आउट क्लियर होना चाहिए टॉपिक। ये दरअसल क्या है ना, शब्दावलियों के बारे में पता नहीं होता, फिर इनको रटनी पड़ती है हमें। एक ये है ना, आ रहा है ना समझ में? ओके, बेस्ट। तो आया नहीं समझ में? इसके बाद में हम अभी करते हैं फिर अनुच्छेद 5 से और 11 तक करेंगे 1 by 1। ओके 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 बच्चों,
तो अब हम करते हैं इसके आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक, 1 by 1। तो इनके बारे में आपको बता दूं, बोर्ड पे वैसे लिखे हुए हैं। देखना अनुच्छेद 5 में 5 आर्टिकल में क्या है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वह भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता भारत में जन्मे हों। और पहले एक कानून बना हुआ था कि जो शरणार्थी के रूप में 5 वर्षों तक भारत में रहा है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन ये अवधि बढ़ाकर अब 6 वर्ष या 7 वर्ष, कहीं कहीं बुक्स में 11 वर्ष भी लिखा हुआ है। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जो वहाँ से नागरिकता अगर लेना चाहते हैं भारत की, उनको या तो 11 वर्ष या 7 वर्ष या 6 वर्ष के रूप में भारत में शरणार्थी के रूप में रहना पड़ेगा, रिफ्यूजी के रूप में रहना पड़ेगा उन्हें। ये 5वां आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 6 और 7 ये पाकिस्तान की नागरिकता से रिलेटेड है ना। तो अनुच्छेद नंबर 6 में क्या है, माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया, है ना, माइग्रेट परवजन, ऐसे व्यक्ति जो भारत पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए डेट 19 जुलाई 1948 से पूर्व, ऐसे पाकिस्तानी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आए हैं वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। याद रखिए डेट ये। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7, ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से पूर्व भारत से पाकिस्तान चले गए हों, माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में चले गए अब वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। दोनों कंपेरेटिवली आर्टिकल नंबर 6 और 7 है ना, माइग्रेट टू पाकिस्तान और माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 8। 8 में क्या है, एक अधिनियम बना हुआ था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के ये पितामह आएगा। इसमें 4 रिश्ते होते हैं हमारे, दादा दादी और नाना नानी, है ना, ये ग्रैंडफादर आते हैं, जो ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर, दादा दादी और नाना नानी। इनमें से यदि कोई भारत में जन्मा है और उनकी संतान विदेशी में जन्मी हुई है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, वो राजनयिक नागरिकता देंगे, है ना। आर्टिकल नंबर 9 में क्या है, एक 1992 में संविधान संशोधन हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसको कहेंगे, उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्मा है, मान लीजिए कोई बेबी है, कोई बच्चा है, इसका जन्म विदेश में हुआ है, लेकिन अब तक क्या था 1992 तक अगर उसके फादर भारतीय नागरिक हैं तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1992 के बाद में क्या है, अगर उस बच्चे की माता भी भारतीय नागरिक हैं अब वो बच्चा भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। एक बार और समझिएगा आप इसको, आर्टिकल नंबर 9 को। अगर कोई बच्चा विदेश में जन्मा है ना, 1992 तक का क्या कानून था कि अगर उसके फादर भारत के नागरिक हैं तो वो बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा। 1992 के बाद जब ये संविधान संशोधन हुआ है, 1992 के बाद में अगर उसकी माता भारतीय नागरिक हैं तो वो बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 10 में क्या है कि हम भारत के नागरिक संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत भारत के नागरिक हैं, है ना। आर्टिकल नंबर 11 का ये नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अंतिम अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। संसद ही कानून बना सकती है इसमें कि नागरिकता के नए प्रावधान, नए प्रोविजंस क्या होने चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो ये सब बोर्ड पे लिखे हुए, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन इनके अंदर के जो प्रोविजंस है तो एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट करंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा और वैसे भी कुछ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको भारत की नागरिकता ग्रहण की है कि वो कहाँ के थे और कब आए थे। एक मदर टेरेसा जी के बारे में बहुत पूछते हैं। मदर टेरेसा जानते होंगे मदर टेरेसा के बारे में? अच्छा, तो ये आते हैं कि ये किस देश की नागरिक थी, तो अल्बानिया की नागरिक थी। अल्बानिया या यूगोस्लाविया। 1948 में नागरिकता इन्होंने ली थी और 50 या 51 में इन्होंने कलकत्ता में अपनी एक मिशनरी बनाई थी, है ना, चैरिटी ऑफ मिशनरी, ये इनकी संस्था का नाम था। क्वेश्चन आता है कि वास्तविक नाम क्या है, तो बोया जीजू, है ना, गोंजा बोया जीजू इनका वास्तविक नाम था। यहाँ आकर फिर ये रखा था अग्नेस गोंजा बोया जीजू नाम था। तो यहाँ पर नाम क्या पड़ा, फिर मदर टेरेसा नाम पड़ा। नागरिकता कब ली थी? 1948 में, है ना। और यहाँ पर ये कब इन्होंने अपनी मिशनरी चलाई थी, कलकत्ता में चलाई, जो ये 1950 या 51 आ जाएगा, उसमें याद रहेगा। क्वेश्चन आता है कि सोनिया गांधी किस देश की मूल निवासी हैं? ये इटली की मूल निवासी थी, है ना। और उसमें था ना जो अनुच्छेद 5 में पढ़ा था हमने कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय व्यक्ति से विवाह करेगा वो भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। तो इटली की तो ये निवासी थी या नागरिक थी। और यहाँ पर जब भारतीय व्यक्ति से 1968 में विवाह होता है, नागरिकता यहाँ की मिल गई थी।
क्वेश्चन है कि सोनिया गांधी का वास्तविक नाम क्या है ना? तो एंटोनियो अल्बाइनो माइनो नाम है उसका वास्तविक नाम, है ना। क्वेश्चन पूछते हैं कि उषा मेहता जो फिल्म डायरेक्टर भी है कि प्रोड्यूसर, उसकी नागरिकता कहाँ की है? तो कनाडा की है। फौजा सिंह विश्व के सबसे बड़े जो किसान है, नागरिकता कहाँ की है? कनाडा की नागरिकता। मकबूल फिदा हुसैन की नागरिकता कहाँ की है? जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम ये कतर के नागरिक थे, उससे पहले ये ब्रिटेन के नागरिक थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक इसमें संविधान संशोधन जो बताया आपको, अनुच्छेद 5, ये कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि वह भारत में जन्मा हो या उसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो। क्लियर है। सेकंड, पाकिस्तान से भारत आने वाले जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। नेक्स्ट, भारत से पाकिस्तान जाने वाले 1 मार्च 1947 से पूर्व, इनसे पूर्व ही जो वहां पर चले गए, है ना, वो भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति के पिता में दादा दादी और नाना नानी ये 4 रिश्ते होते हैं, इनमें से कोई एक भारत में जन्मा है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जा सकता है जब वो यहाँ पर अप्लाई करेगा उसके लिए। अच्छा, ये कब हुआ है? 1935 अधिनियम था एक, अधिनियम के तहत। ओके, यदि किसी व्यक्ति के पिता भारत में जन्मे हो, आपको बताया ना कि 1992 में एक संशोधन हुआ था, लेकिन अगर माता भारत की नागरिक है, माता, ये 1992 में ऐसा हुआ था, है ना, वो भारत का नागरिक माना जाएगा वो बच्चा। ओके, हम भारत के नागरिक हैं और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत हैं। आगे, नागरिकता संबंधी कानून केवल संसद ही बना सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बीच में छूट गई, क्वेश्चन आता है, भारत में नागरिकता कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? ऑप्शन में विदेश मंत्रालय भी आएगा, गृह मंत्रालय भी आएगा। याद रखिएगा, भारत में नागरिकता देने का अधिकार केवल गृह मंत्रालय के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। याद रहेगा। ओके, थैंक यू। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समझना है क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं ओके, थैंक यू।